हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? कमेंट करके बताओ कैसे हो आप सब। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी एक फॉलोवर ने मुझसे पूछा कि आप हमें अपना सारा प्रोसेस बताओ कि आप कैसे आए हो, स्टडी वीज़ा आपको कैसे मिला, आपने क्या किया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज इस वीडियो में, पहले मैंने ट्राई किया था यार मैं बाहर खड़ी होकर बनाऊँ, आपको अच्छा सा व्यू दिखाऊं, पर फिर बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो मैंने सोचा गाड़ी में बैठ के ही वीडियो बना लेते हैं। तो आज इस वीडियो में ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन ही दूंगी मैं कि कैसे क्या हुआ, मैंने कैसे अप्लाई किया और कैसे फिर मैं यहाँ पे लंदन आ गई अपनी मास्टर्स करने। तो सबसे पहले तो मैं आई हूँ स्टडी वीज़ा पे ओबियसली, क्योंकि मैं पढ़ने आई हूँ, मास्टर्स करने आई हूँ, तो मेरा है स्टडी वीज़ा। और इसके बाद स्टडी वीज़ा लेने के लिए सबसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हो तो आपकी 12th वगैरह की सारी मार्कशीट वगैरह, 10th वगैरह की जो भी होती है, ठीक है। सीबीएसई से भी आ सकते हो आप, हरियाणा बोर्ड से भी आ सकते हो, कोई और बोर्ड भी एक्सेप्टेड है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कुछ सार सब कुछ भी एक्सेप्ट करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ लोकल लोकल तो नहीं बोल सकते, जैसे कोई और बोर्ड है उनको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन हरियाणा और सीबीएसई को कर लेती है एक्सेप्ट। तो सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है। उसके बाद आपको ये मांगती है इंग्लिश की रिक्वायरमेंट। तो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ये आइलेट्स भी एक्सेप्ट करती हैं, पीटी भी एक्सेप्ट करती हैं, टोफल भी एक्सेप्ट करती हैं। कुछ हाई रेटेड यूनिवर्सिटीज़ पीटी एक्सेप्ट नहीं भी करती हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब ऑलमोस्ट 80% यूनिवर्सिटीज़ अब आपकी पीटी भी एक्सेप्ट करने लगी हैं यूके में। और एक और मेन बात, आप बिना आइलेट्स और पीटी भी यहाँ पे आ सकते हो स्टडी वीज़ा पे। मतलब आपको आइलेट्स भी करने की ज़रूरत नहीं है, पीटी भी करने की ज़रूरत नहीं है। सीरियसली, अगर आपके 12th क्लास में 100 आउट ऑफ 70 से ऊपर मार्क्स हैं आपके इंग्लिश में, तो आपको आइलेट्स करने की, पीटी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको ऐसे की ऐसे ऑफर लेटर दे देगी। जैसे कि कोवेंट्री यूनिवर्सिटी आपको दे देती है, बीपीपी भी दे देती है, और आपकी ग्रीनविच भी दे देती है। और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बैचलर्स डिग्री के लिए आपका 70% अगर मार्क्स हैं आपके इंग्लिश में, तो आपको आइलेट्स या पीटी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मैंने आइलेट्स किया क्योंकि मेरे को आना था सितंबर इनटेक में ही। और मेरा जो बैचलर्स मेरी एलएलबी कर रही है, मैंने एमडीयू रोहतक से मैंने अपनी एलएलबी कंप्लीट की है। मेरा कोर्स था बीए एलएलबी, जो कि 5 साल का पूरा कोर्स था। उसकी मेरा जो लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया था वो आया था मेरा 31 अगस्त को। तो तब मैंने अपना, अगस्त नहीं यार, जुलाई, जुलाई यार, हाँ जुलाई, 31 जुलाई, जुलाई को आया। फिर मैंने 2-3 अगस्त के पास अप्लाई किया, मैं लेके आई उसको। मतलब मेरे को सितंबर में ही आना था, तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो आइलेट्स भी करना ज़रूरी था और मेरा पासपोर्ट भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने जो सारा प्रोसेस किया वो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे किया, मतलब बहुत ही जल्दी 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 किया। तो मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया। तब तक मेरा पासपोर्ट अप्लाई हो रहा था, तो मैं 4-5 दिन कह लो या 10 दिन कह लो, एक कोचिंग सेंटर है उधर, चार्ली चार्ली ग्रुप पानीपत में, वहाँ मैं कोचिंग के लिए गई, कुछ दिन गई वहाँ। लेकिन मैं करती क्या थी, कुछ नहीं करती थी मैं कोचिंग पे यार। तो बस जाती थी वहाँ पे, क्योंकि मैंने सोचा आइलेट्स भी आपका 2 तरीके से होता है। मेरी जो यूनिवर्सिटी थी ब्रूनल में मैंने अप्लाई करना था, वो आपकी पीटी एक्सेप्ट वो तो करती थी, लेकिन एक और यूनिवर्सिटी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी पीटी। तो मैंने सोचा कि मैं आइलेट्स ही कर लेती हूँ, ऑप्शन बढ़ जाएंगे। तो मैंने आइलेट्स देखा, तो आइलेट्स का तो रिजल्ट यार थोड़ा टाइम लगाता है, मेरे ख्याल से 10 दिन में आता है। तो मैंने सोचा मेरे को रिजल्ट जल्दी चाहिए, ऐसे तो मैं लेट हो जाऊंगी। तो मैंने किया कंप्यूटर डिलीवर्ड आइलेट्स, एक पेन पेपर पे होता है, एक कंप्यूटर पे देना होता है आपको। तो मैंने कंप्यूटर डिलीवर्ड आइलेट्स किया, और मैं जब कोचिंग पे जाती थी तो मैं वहाँ पे एक पीसी पे बैठ के बस प्रैक्टिस करती थी कि देना कैसे है। फिर उसके बाद मेरा पासपोर्ट आते ही मैंने 2 दिन बाद ही अपना आइलेट्स दे दिया, और होपफुली मतलब मुझे यकीन नहीं था कि भाई मैंने बिना तैयारी के और बिना कुछ प्रिपेयर किए पेपर दे दिया। होपफुली मेरे 6.5 बैंड आए आइलेट्स में, और मेरा ऑफर लेटर उससे पहले ही हमने अप्लाई कर दिया था। और मेरा ऑफर लेटर हमने ब्रूनल यूनिवर्सिटी से ले लिया था। ब्रूनल यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी आपको 2 तरीके से ऑफर लेटर देती है, कंडीशनल और अनकंडीशनल। कंडीशनल देती है आपको कंडीशंस पे, कि जिस दिन आप ये कंडीशन फुलफिल करोगे हम आपको ऑफर लेटर अनकंडीशनल कर देंगे। तो मेरा उन्होंने पहले कंडीशनल ऑफर लेटर दिया था कि जिस दिन आप हमें अपनी फाइनल मार्कशीट और अपना हाईलाइट्स का पेपर
का रिजल्ट दे दोगे, हम आपका ऑफर अनकंडीशनल कर देंगे। फिर मेरा आईलेट्स का पेपर का जो रिजल्ट था हमने वो उनको दे दिया, तो उन्होंने मेरा ऑफर अनकंडीशनल दे दिया। अनकंडीशनल देते ही हमें देनी थी फीस। फिर क्या होता है, फिर हमें फीस डिपॉजिट करानी होती है कि भाई आप इतनी इतनी फीस कराओ। सबकी यूनिवर्सिटी की अपनी अलग अलग फीस होती है। फीस कराने के बाद वो आपका कैश लेटर, CAS लेटर जिसको आप बोलते हैं, कंफर्मेशन ऑफ कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज, शायद ये होता है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई होता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि फ़ीस दो, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी ऑफर लेटर आते ही अपनी फ़ीस करा दी। सबसे पहले मैंने 5 लाख रुपए, मतलब 5000 GBP, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड फीस करानी थी पहले, बस 5000, मतलब 5 लाख लगा लो। लगभग लगभग इंडिया के 5 लाख रुपए हमें कराने थे पहले, कराने थे भाई। जाटा के बाड़क तो अपनी टोन आए बिना रहती को ना, तो कोई नहीं। तो हमने पहले अराउंड अराउंड 5 लाख रुपए उनको करा दिए, मेरे ICICI बैंक से डायरेक्ट डेबिट करा दिए यूनिवर्सिटी को। तो फिर उन्होंने मेरा जल्दी ही कराते ही उन्होंने 2 दिन में उसका कंफर्मेशन दे दिया, और बहुत ही जल्द उन्होंने 4-5 दिन में ही मेरे को कैश लेटर दे दिया। लेकिन कैश लेटर आते ही मेरे कैश लेटर में एक इशू हो गया था। उन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी का नाम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की बजाय महर्षि यूनिवर्सिटी अजमेर की उठा ली कोई, और वो गलत हो गया। तो मैंने उनको फिर रिक्वेस्ट किया, मेल किया, तो उन्होंने फिर से वो ठीक करके करेक्ट करके दिया। उसमें उन्होंने 1 हफ्ता फिर से लिया, तो वहाँ पे मेरा थोड़ा और टाइम वेस्ट हो गया। फिर मैं डर गई यार कहीं मेरा वीज़ा ना आए, तो फिर मैंने वो आ गया। फंड्स मेरे ऑलरेडी कंफर्म्ड थे। यहाँ पे यूके में आपको जो फंड्स दिखाने होते हैं, तो वो आपको 1 महीने पुराने दिखाने होते हैं। 1 महीने तक आपके खाते में पैसे होने चाहिए। तो मैंने कुछ 30 लाख रुपए फंड दिखाए थे, क्योंकि मेरी फीस उन्होंने पहले कम ली थी, तो 30 लाख रुपए हमने फंड दिखाए। तो 30 लाख कन्फर्म थे, तो फंड ऑलरेडी थे। तो फिर मेरा कैश वैश सब आ गया था, ऑफर लेटर हो गया था। तो फिर मेरा एजेंट था विश्वास इंटरनेशनल। अगर किसी को उनसे वीज़ा लगवाना हो तो भाई लगवा सकते हैं। तो फिर उन्होंने मेरी बायोमेट्रिक की डेट ले ली, लेकिन पहले हमने दिखाए थे 28 लाख फंड। और फिर वो बोले कि दिक्कत हो सकती है, ये 2 लाख रुपए फंड के ऊपर आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं, तो आपको 30 लाख दिखाने हैं। तो फिर हमने कैसे भी अरेंज करके 2 लाख और मेरे अकाउंट में डलवा के 30 लाख, फिर हमने वो अपॉइंटमेंट की जो बायोमेट्रिक की डेट थी वो मेरी कैंसिल करनी पड़ी, जो मेरा वीज़ा के लिए पासपोर्ट जाना था। फिर मैंने दोबारा वीज़ा की डेट ली, जिसमें मैंने 33,000 रुपये समथिंग कुछ दिए थे, क्योंकि अगर आप 30,000 देते हो तो आपको प्रायोरिटी में वीज़ा सिर्फ 5 दिन में आ जाता है। तो फिर मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया चंडीगढ़, मैंने अपनी बायोमेट्रिक दी, मतलब जो मैं फिंगरप्रिंट्स दे के आई और अपना पासपोर्ट उनको दे के आई। फिर वो डिसीजन देते हैं कि आपको हम वीज़ा अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे। तो उसके बाद मैं अपना पासपोर्ट दोबारा जाके दे आई, पहले वाली तो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई थी। लेकिन हाँ, वो मेरे को रिफंड आ गया था गाइज। वो रिफंड मैंने उनको मेल करके इशू हो गया था। मेल करते हो तो इशू हो जाता है आपका रिफंड, क्योंकि अपॉइंटमेंट पे मैं गई नहीं थी, वो कैंसिल हो गई थी। उसके बाद गाइज ठीक है, फिर मैं बायोमेट्रिक दे आई, तो मैं वेट करने लगी, क्योंकि मैंने 30,000 रुपये एक्स्ट्रा जो दे रखे थे कि जल्दी डिसीजन देंगे, 5 दिन के अंदर मुझे बताएंगे कि वीज़ा देंगे या नहीं। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मेरा वीज़ा ही ना आए। मैं सोऊं ना, खाऊं ना, पीऊं ना, मेरे को तो टेंशन होगी, इतने पैसे लग रखे हैं। अब तो रिजेक्ट करेंगे वीज़ा, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी 12 सितंबर से ही। तो मेरे को तो बहुत डर लगने लग गया, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। फिर मैंने यूके एम्बेसी को कॉल किया, यहाँ यूके में कॉल किया, तो उन्होंने बोला हम दे देंगे। फिर 2-3 दिन वेट करो, 2-3 दिन में भी नहीं आया। फिर मैंने इनको दोबारा कॉल किया, फिर उन्होंने मेरी एक वो डाली कंप्लेंट, और फिर इन्होंने मेरा 25 अक्टूबर को इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। इतनी लेट किया इन्होंने मेरा वीज़ा। 25 अक्टूबर को इन्होंने मेरा वीज़ा इंटरव्यू लिया, एम्बेसी ने मेरा इंटरव्यू लिया। जस्ट अ सेकंड गाइस, बीच में मुझे कुछ काम आ गया था, तो आगे बताती हूँ मैं। तो फिर मेरा इंटरव्यू हो गया, और इंटरव्यू होने के बाद 25 तारीख को ही उन्होंने मेरा वीज़ा 25 तारीख को ही ग्रांट कर दिया था। पर मुझे पता बाद में चला, मेल 2 दिन बाद आई, और फिर मेरा वीज़ा मेरे पास 30 तारीख को मेरा पासपोर्ट मेरे पास आया। 30 तारीख को मेरा पासपोर्ट आया, और 30 को ही फ़्लाइट करा के मैं लंदन आ गई, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी ने मेरे को 31 अक्टूबर तक का एक्सटेंशन दे रखा था, कि अगर मैं 31 तक आऊँगी तो ही मुझे यूके आने देंगे, वरना फिर ये मेरे को डेफर कर देंगे कि फिर आप दूसरे इनटेक में जनवरी में आना। तो लेकिन होपफुली फिर मैं 31 तारीख को ही यहाँ 10 बजे सुबह यूके में आ गई थी लंदन।
तो बस ये सारा प्रोसेस था। बीच में मैंने जो मेरी फ़ीस का और पोर्शन था वो तो बस जो 5 लाख रुपए लिए थे वो तो बस एक मतलब वो था कि कैश देने के लिए। उसके बाद जो बाकी की फ़ीस थी उसका भी कुछ परसेंट इन्होंने लिया था, और टोटल मेरी फ़ीस 20 लाख रुपए है 1 साल की। तो जो अब है, अब मतलब बाकी की हमें देनी है ऐसे करके, जैसे जनवरी में और मार्च में। तो ये सारा प्रोसेस था, और अब मैं यहाँ आ गई हूँ, और मैं यहाँ अपनी कॉलेज भी जाती हूँ, यूनिवर्सिटी भी जाती हूँ, सारी चीज़ें हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो मुझे बता देना कमेंट्स में। तो अभी के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर। लाइक सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और लाइक कर दो वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दो। टोटल खर्चा मैं आपको बता तो देती, पर मे भी नहीं बताना चाहिए, तो अराउंड अराउंड आपका यही खर्चा पड़ जाता है 14-15 लाख रुपए। अगर आप सारी फीस दे के आते हो तो और कॉस्टली पड़ता है। तो या अभी के लिए बाय।